इंशाल्लाह इसे खत्म करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। एक तो दोबारा सारा खोलना पड़ता है। पेज नंबर था 71, ठीक है। रिकॉर्डिंग है। ठीक है, ये मैंने यहाँ से खोल लिया है और अब मैं कमेंट्स में जब आप लोगों को दिख जाएंगे। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चों? 73। ओके, 73 तक पहुंच गए थे हम। ठीक है, फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, 73 क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, राइट साइडेड स्पाइनल कॉर्ड रिकॉर्डिंग की, अच्छा ठीक है। राइट साइडेड स्पाइनल कॉर्ड हेमिसेक्शन कॉज फॉलोइंग डिफेक्ट, तो ये आपका होता है इप्सिलेटरल अपर मोटर न्यूरॉन साइंस, ठीक है। ये ना सर ने मुझे ये असाइनमेंट दी थी, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे इंजरी होती है ना, तो उसमें आपके अपर मोटर होते हैं, ठीक है। ये मैंने जो है ना पिक्चर शेयर किया आपको स्पाइनल कॉर्ड की, जो स्पाइनल कॉर्ड में जो है आपके अपर मोटर न्यूरॉन ही होते हैं। उसके बाद जो है ना आपकी आफ्टर सेनेप्स, तो उसके बाद जो है ना आपके लोअर मोटर न्यूरॉन स्टार्ट होते हैं एंटीरियर हॉर्न के बाद, ठीक है। तो जो अब आपके अगर स्पाइनल कॉर्ड की हेमी सेक्शन होंगे तो आपके अपर मोटर न्यूरॉन होंगे, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, और बच्चों फुल जो अभी टाइम टेबल है ना, फुल प्रैक्टिस में मुझे पता है आप लोगों ने अपर मोटर न्यूरॉन का कहा है। अब मुझे है कि एमसीक्यूज खत्म करूँ कि मैं आपको एक्स्ट्रा टॉपिक कराऊँ। डॉक्टर इंसा ने भी मुझे एक्स्ट्रा टॉपिक्स के दिए हैं वीडियो बनाने के लिए, तो लेकिन इंशाल्लाह आई होप आप लोगों को जरूरत ना पड़े, लेकिन मैं बना दूंगी, ठीक है। अच्छा, हेमी सेक्शन। डॉक्टर आलिया, एक्सक्यूज मी, एक वो बताइएगा कि किस लेवल तक नर्व्स जो है वो नीचे वाली हम काउंट करते हैं, कंप्रेशन हो तो लोअर नर्व कंप्रेस होती है और बाद में फिर उस सेम लेवल के ऊपर। अच्छा, जो कंप्रेस होती है ना वो लोअर वाली ही चूज करनी है आपने हमेशा। C5 C6 के लेवल पे भी C6 ही करनी है, L1 L2 के लेवल पे भी L2 ही करनी है, ठीक है। अब वो मतलब जो है अब वो ना C5 ओरिजिनेट, सी। हाँ मैं आपको वो ना पिक्चर्स में आपको दोनों भेजूंगी। ओरिजिनेट जो है नीचे लोअर में जो है वो ऊपर वाली कर रही होती है, लेकिन कंप्रेस वो आगे जाके नीचे वाली, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर मैं आपको भेजूंगी, ये जो है ना मुझे बड़ी अच्छी पिक्चर्स किसी ने सेंड की थी, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये आप ना साथ में लिख लो, मुझे रिमाइंडर देना, मैं आपको लाजमी भेजूंगी, ठीक है। लेकिन आपने जब एमसीक्यू आता है आपने चूज लोअर वाली ही करनी है, ऑप्शन वो लोअर वाला ही चूज करना होता है आपने, ये ट्रिक है इसकी, ठीक है। अच्छा, हम लोग जो है ना इसके हेमीसेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की फाइंडिंग पढ़ लेते हैं। इप्सिलेटरल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एट लेवल ऑफ लीजन, इप्सिलेटरल लोअर मोटर साइंस, इप्सिलेटरल अपर मोटर साइंस की आपका ब्राउन कॉर्ड में होता है, ठीक है। इप्सिलेटरल लॉस ऑफ इप्सिलेटरल आपके डेसिमल साइंस होता है, और कॉन्ट्रोलेटरल आपका पेन एंड टेम्परेचर होता है, क्योंकि फॉरन डिकेसेट कर जाता है। रिगार्डिंग वार्मथ रिसेप्टर जो होते हैं आपके, अच्छा वार्मथ जो है ना आपका ये लार्ज होता है, ठीक है। अब आप किसको इसमें क्या चूज किया हुआ है, ये लार्ज। अब इसको आप किस तरह याद रखोगे, वार्मथ के लिए आपके कौन से वो होते हैं रिसेप्टर्स वार्म के लिए? टाइप नाइन। रूफी नहीं होते? रूफिनी आपके वार्मथ को भी कर रहे होते ना, तो रूफिनी आर से होता है और लार्ज में भी आर है। तो वार्मथ का जो है लार्ज है, और आपका जो है लॉन्ग है वो आपका ये लेटरल स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट है, और स्मॉल फील्ड होती है आपकी डीसीएमएल की, ठीक है। ये लिख लो साथ में। लार्ज आपका होता है वार्मथ का या रूफिनी, रूफिनी से याद कर लें, जो आपका लार्ज रिसेप्टिव फील्ड है वार्मथ का होता है, लॉन्ग रिसेप्टिव फील्ड जो आपका लेटरल स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट का, तो और स्मॉल फील्ड जो आपका डीसीएमएल का होता है, ठीक है। अच्छा बच्चों, क्या टाइप किया हुआ है? क्रूज कोल्ड के लिए होता है, यस यस। ओके, तो क्रूज ऑफ कोल्ड, यस। रूफनी स्टैटिक टच एंड हॉट टेम्परेचर, हाँ। स्टैटिक वाइब्रेशन नहीं है क्या? स्टैटिक टच है, मुझे इसका स्टेडी प्रेशर है इसका। रूफनी का स्टेडी प्रेशर नहीं है, टच। स्टेडी प्रेशर भी है इसका। हाँ जी, और जो है हॉट टेम्परेचर वार्मथ के लिए, ठीक है।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर आपका है, पेशेंट विद एपिस्टेसिस हेमाटूरिया सैडल नोज एंड ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन डायग्नोसिस ग्रैनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस। अब जो आपकी नेजल जो सैडल नोज भी होती है ना, वो आपकी ग्रैनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस में दी होती है, ठीक है। आप वैगनर्स ग्रैनुलोमेटस में भी देखोगे तो उसमें भी उसकी जो है ना, ये नोज पे सैडल नोज होती है उनकी, ठीक है, उसकी नोज इन्वॉल्व होती है। तो ये आपको ग्रैनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस। कॉज ऑफ क्रिटिकल हेमरेज तो लेस देन 2 mm जो है वो आपकी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया से होती है, ठीक है। तो ये आपका जो होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में लेस देन 2 mm होता है, दे आर ऑफन रेफर टू एज पटिकिया, और 2 mm से ज्यादा होता है तो वो फिर परपुरिया होता है। और जो पटिकिया होते हैं फिर वो आपके थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या प्लेटलेट डिसफंक्शन में दोनों में होते हैं, ठीक है। आपको पता है वॉन मिली ब्रांड में प्लेटलेट तो नॉर्मल होते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तो नहीं होता, लेकिन उसका डिसफंक्शन होता है और उसमें पटिकिया आ रहे होते हैं वॉन मिली ब्रांड डिजीज में। इस तरह थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में लो प्लेटलेट्स ही होते हैं। एस्पिरिन एट लो डोज इनहिबिट, तो लो डोज पे जो थ्रोम्बोक्सेन ए टू को कर रही होती है, और जो ये हाई डोज में आपकी उसको कॉक्स को इनहिबिट कर रही होती है। अच्छा, क्वेश्चन आपका है, एस्पिरिन एसिड्स वर्क बाय एक्टिंग ऑन, तो ये आपके साइक्लोऑक्सीजनेज, ठीक है। आपको भी मैंने बताया एस्पिरिन हाइड्रोज में कॉक्स को इनहिबिट करा था, और एनसिड्स भी जो है साइक्लोऑक्सीजनेज को इनहिबिट करते हैं। एसोसिएशन ऑफ HLA-B5 तो आपकी बेचेट्स डिजीज होती है। HLA-B5 एग्जांपल बेचेट डिजीज, हाशिमोटो थायराइडाइटिस। HLA-B27 इज एसोसिएटेड विद रिटर्स सिंड्रोम, ठीक है। इन्होंने जो नीचे एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है ना, वो रापा जो है वो यही सीक्वेंस है। तो रिटर्न है, वो रिटर्स हो तो उसको चूज करना है, रिटर्स नहीं होगा तो एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को चूज करना है, फिर स्टैटिक आर्थराइटिस, और फिर अक्यूट एंटीरियर यूबाइटिस, ठीक है। ये इन्होंने सीक्वेंस से लिखा हुआ है रापा। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च, तो इसमें माइलोहाइड होता है, मसल ऑफ मेस्टिकेशन होते हैं, माइलोहाइड होता है, टेंसिल विलाय पैलेटिनी सारे, और इसकी जो नर्व सप्लाई होती है वो 5 होती है, 5 7 9 10 आपको याद होगा आर्च, इसके लिए तो 5 इसकी सप्लाई होती है फर्स्ट की। फर्स्ट सर्वाइकल नर्व सप्लाई तो ये आपका जिनोहायोइड जो है, फर्स्ट सर्वाइकल नर्व सप्लाई होती है जिनोहायोइड की। पेशेंट विद फ्रेजाइल ब्लड वेसल विद गम इन्फ्लेम्ड एंड ब्लीडिंग लाइकली डायग्नोसिस करवी, तो ये आपको विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, इसलिए जो आपकी फ्रेजाइल ब्लड वेसल्स है उसमें कोलेजन वो हाइड्रोक्सिलेशन नहीं हो पा रही कोलेजन की, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स में आपको पता है आपके जो है फिर वो फ्रेजाइल हो जाती है, और फिर जो है उसमें आपकी ब्लीडिंग टेंडेंसी भी बढ़ जाती है, और फिर ये आपको जो है पटिकियास भी और ये, आ रहे होते हैं विटामिन सी डेफिशिएंसी में, और एपिस्टेक्सिस भी हो रहा था, ठीक है। कोलेजन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है ये सारा। अच्छा, 84 है, ट्रेकिया इज डिसेंडिंग इन सुपीरियर मीडियम विच स्ट्रक्चर रन्स टू इट्स राइट साइड। ट्रेकिया की साइड पे आपको पता है रिकरेंट लेगेंजियल नर्व भी जा रही होती है, और आपकी वेगस नर्व भी जा रही होती है, तो इधर आपने वेगस नर्व को चूज करना है। पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डिस्फेजिया डिसआर्थरी एनाल्जेसिया एंड थ्रोम्बोस्थेनिया ऑन इट्स लेटरल साइड ऑन द फेस एंड इट्स लेटरल हॉर्नर सिंड्रोम, occlusion of which of the following artery will produce these signs and symptoms। अब इसमें जो है एक डिस्फेजिया और हॉर्नर सिंड्रोम है जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। ओक्लूजन ऑफ विच ऑफ, तो ये आपकी पाइका से होती है, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। अदनान, अच्छा, तो ये दिस इज अ केस ऑफ लेटरल मेडुलरी वेलनबर्ग सिंड्रोम दैट्स caused by occlusion of pica posterior inferior cerebellar artery and leads to vomiting, vertigo, nystagmus, decreased pain and temperature sensation from ipsilateral face and contralateral body, dysphagia, hoarseness, gag reflex, ipsilateral horner syndrome, and ataxia dysmetrium। इतने सारे इसके जो है सिम्टम्स दिए हैं, लेकिन जो डिस्फेजिया होता है ना वो सिर्फ इसी में होता है, ठीक है। तो आपको जो है याद रहेगा। रिगार्डिंग सीलिया कंसिस्ट ऑफ 9 डुप्लेट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स प्लस 2 सिंगलेट्स। ये कोई ना, अच्छा कमेंट में प्लीज, मैंने ना इसकी भी पिक्चर, हाँ डॉक्टर सामने छा गई है। न्यूक्लियस में तो सारे होते हैं लेटरल मेडुला में। हाँ, अच्छा मैंने क्लास टाइम आधा घंटा मिल नहीं जाएगा कि ये, अच्छा 100 कर लेते हैं, उसके बाद 12 बजे मैं लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। मैरिड मैन हैड नो चिल्ड्रन फॉर फ्यू इयर्स एंड वाज डायग्नोज्ड एज स्टेराइल विद एजोस्पर्म में, व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, तो ये आपकी जो है सीरम एफएसएच और एलएच डिक्रीज के होता है, ठीक है। पेशेंट कांट रिकॉग्नाइज द थिंग ऑब्जेक्ट टचिंग बॉडी विद आइज क्लोज, तो ये आपका जो डीसीएमएल होता है वो सेंसरी होता है, जो सेरिबेलम होता है आपका वो मोटर होता है, ठीक है। आपको याद रखना। अब जो है कि टच करने के बाद जो है आई क्लोज है और वो टच करा है उसको, ऑब्जेक्ट का पता नहीं चला, तो ये आपका होता है डीसीएमएल ट्रैक का लीजन है, ठीक है। इन सीआरएफ जो द फॉलोइंग अकर्स, सीआरएफ में क्या होता है आपका, प्लाज्मा पीसीओ2 टेंड्स टू बी लो। अब सीआरएफ में आपका क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, ठीक है। किडनी डिजीजेस में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। अब उसकी जो है कंपनसेशन कैसे होगी, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस से। अब अल्कोलोसिस कैसे होगी कि हाइपर वेंटिलेशन हो, आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर जाए बॉडी से, वो डिक्रीज करेगा तो रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होगी।
तो एज अ कंपनसेशन जो है आपकी प्लाज्मा PCO2 टेंड्स टू बी लो। अ पेशेंट विद ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट डाइड ऑन 9th डे, तो ये आपकी 9th डे पे सडन डेथ हो जाती है, तो ये आपका कार्डिक पेरिकार्डियल टेम्पोनार्ड्स की वजह से होती है। 4th आवर पे जो अरिथमिया होता है, 24 में भी अरिथमिया होता है, 1 to 3 डेज में फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस होता है, 4 to 7 पे, अच्छा कल किसी बच्चे ने आई थिंक 7 डे में फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस बताया था, तो 1 to 3 पे फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस होता है और 7 पे आपको कार्डियक टेम्पोनार्ड होता है, और मंथ्स में आपका एन्यूरिज्म होता है। स्लो रीडिंग मूवमेंट जो है ये आपकी एथिटोसिस होती है, ठीक है, ग्लोबस पैलिडस की लीजन की वजह से। अ पेशेंट आफ्टर आरटी हैज बीपी 80, हार्ट रेट 45, व्हिच ड्रग शुड बी गिवन इंक्रीज हार्ट रेट, तो ये आप एट्रोपिन देते हो। एट्रोपिन आपको पता है ब्रेडिकार्डियम यूज करते हैं आपकी हार्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए। ड्यू टू स्टेट्स ऑफ सर्जरी व्हाट विल इंक्रीज एंड कॉज वेसोकंस्ट्रिक्शन, तो आपकी कैटाकोलोमीन्स जो है स्ट्रेस में कैटाकोलोमीन्स और कॉर्टिसोल दोनों रिलीज होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने लिखा हुआ है बट विल इंक्रीज एंड कॉज वेसोकंस्ट्रिक्शन, तो इन्होंने आपके दोनों ऑप्शन ठीक है, तो इसमें इन्होंने सीक्वेंस फिर आपने चूज करना है। अगर स्ट्रेस हार्मोन पूछेंगे तो कॉर्टिसोल इज ग्रेटर देन ACTH, ठीक है। स्ट्रेस प्लस वेसोकंस्ट्रिक्शन तो कैटाकोलामिन्स, ठीक है। ये लाजमी याद रखना, इसका जो है ना कंफ्यूजिंग MCQ होता है। स्ट्रेस हार्मोन पूछेंगे तो कॉर्टिसोल और ACTH, और स्ट्रेस प्लस वेसोकंस्ट्रिक्शन तो कैटाकोलामिन्स, और ये भी आता है कि विच इज जो विच रिलीज इमीडिएटली एट फर्स्ट, ठीक है, तो ACTH आपका सबसे पहले रिलीज होता है, CRH पहले रिलीज होता है, फिर ACTH होता है, फिर कोर्टिसोल होता है। लाउड एस्पिन ओपनिंग स्नैप एंड मिड डायस्टोलिक, तो आपका MS से मिड डायस्टोलिक मिड लेक्चर आया और उसने फिंगर की स्नैप करके कहा है कि सब चुप हो जाए, ठीक है, ये एक छोटी सी वो है। और रमलिंग मर्मर एट एपेक्स आर कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग ऑफ की आपकी माइटल स्टेनोसिस की होती है। माइटल स्टेनोसिस में आपका मिड डायस्टोलिक मर्मर होता है। MS में जो है मिड लेक्चर MS आपका आता है और सबको चुप करवा देता है फिंगर के स्नैप से। आफ्टर फोर्स एक्सपिरेशन रेजिडुअल वॉल्यूम जो है आपका 1200 होता है। ये मैंने कल भी नसीम शेरजाद की इस टेबल की पिक्चर शेयर की थी, तो आज भी किए, तो लाजमी वो देख लीजिएगा, ठीक है, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। लंग कंप्लायंस इज इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ओल्ड एज में जो है ना आपकी लंग कंप्लायंस जो है वो इंक्रीज कर जाती है। अब जो है आपकी लंग कंप्लायंस इंक्रीज क्यों करती है कि लॉस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाती है, समझ रहे? द इलास्टिसिटी ऑफ लंग टिश्यू एंड द चेस्ट वॉल डिक्रीजेज विद एज, सॉरी इलास्टिसिटी, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी होता है तो वो डिक्रीज कर जाती है विद एज। दिस लॉस ऑफ इलास्टिक रिकॉइल मीन्स द लंग्स कैन एक्सपैंड मोर इजिली बट दे कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिवली, ठीक है, वो एक्सपैंड तो कर जाएंगे इलास्टिसिटी ने, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे इफेक्टिवली, जो कि आपका इंक्रीज कंप्लाइंस करवा देता है कि वो एक्सपैंड जो इजिली कर पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर, अच्छा 97 रिगार्डिंग द ब्रोंकियल एस्थमा द मोस्ट प्रोबेबल फाइंडिंग इज FE1 over FEC is less than 75%. Triceps reflex loss lesion is lower cervical. Auditory visual loss pathway involved will be, तो ये आपका ओलिवोसेरिबेलम ट्रैक होता है, ठीक है। डायरेक्टली तो जो ओलिवोसेरिबेलम जो ट्रैक है वो विजुअल और इसमें ऑडिटरी में नहीं होता, ये बेसिकली जो है ना आपका मोटर और सेंसरी इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट कर रहा होता है, ठीक है। While the cerebellum can integrate sensory information from various resources, including visual and auditory. The cerebellum can use visual feedback to adjust the fine-tuned movements. तो मतलब ये coordinate कर रहा है आपकी मोटर और सेंसरी को इंटीग्रेट कर रहा है, तो आपकी फाइन ट्यून मूवमेंट्स को ना वो विजुअल फीडबैक से एडजस्ट कर सकते हैं सेरिबेलम, और ऐसे ही जो है ना आपकी ऑडिटरी इंफॉर्मेशन का भी सेरिबेलम यही करता है कि कोऑर्डिनेट करता है मूवमेंट्स अकॉर्डिंग टू योर ऑडिटरी क्यूज। तो ये आपका जो है ना मोटर और सेंसरी इंटीग्रेशन होती है आपके इंटरेक्ट्स की, तो आपके जो विजुअल फीडबैक और ऑडिटरी क्यूज होते हैं उसके हिसाब से आपकी मूवमेंट्स को ये जो है ना कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, ठीक है, ये इसका वो है। अच्छा, इसका चेंज करेंगे आप। अच्छा, आगे है मिडल ब्रांच ऑफ ECA, तो ये आपकी सेंडिंग फ्रेंजियल आर्टरी, इसकी मैंने पिक्चर भेजी है, पहले भी शेयर की हुई है ब्रांचेस की, ठीक है। इसके ब्रांचेस पीरियड थायराइड होती है, लिंगुअल होती है, फेशियल होती है, मैक्सिलरी, सुपरफिशियल, टेम्पोरल, पोस्टीरियर ऑरिकुलर, ऑक्सीपिटल और असेंडिंग फ्रेंजियल, तो असेंडिंग फ्रेंजियल जो आपकी मोस्ट मीडियल है। रिटेरेजिस एसोसिएटेड विद विरोशियस कार्सिनोमा, इस दफा भी जो उन्होंने रिसेंट सीक्वेंस बताया है वो बीटा ओवर अल्फा है। विरोशियस इज ग्रेटर देन स्क्वेमस इन ओल्ड, अच्छा, इन ओल्ड एज कार्डियोमायोपैथी रिलेटेड टू कैल्शियम इनफ्लक्स, ठीक है। अच्छा, ये लास्ट टाइम क्यों करते हैं। अच्छा, ये होता है कि विद एजिंग द सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम एबिलिटी टू रिलीज कैल्शियम कैन डिमिनिश, रिड्यूसिंग लीडिंग टू रिड्यूस कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड इंक्रीज स्टिफनेस, ठीक है, तो फिर वो आपकी कार्डियोमायोपैथी हो जाती है।
कि जो आपका सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम है उसकी एबिलिटी ही कैल्शियम रिलीज करने की एबिलिटी डिक्रीज कर जाती है, और इससे जो है आपकी कॉन्ट्रेक्टिलिटी डिक्रीज कर जाती है, फिर आपकी इंक्रीज स्टिफनेस हो जाती है, जो कि आपकी कार्डियोमायोपैथीज होती है। ठीक है बच्चों, अभी हम इतना ही करते हैं, और 12 बजे जो है मैं दोबारा आपको लिंक शेयर करूंगी। ठीक है, और हम जो है बाकी के एमसीक्यूज कर लेंगे। आप चाहते हो मैं सर्जरी के 100 एमसीक्यूज भी करा दूं? हाँ, सीआरएच होता है, सॉरी मैंने वो पहले वो बोल दिया था। अच्छा, आप लोग चाहते हो मैं सर्जरी के भी कुछ एमसीक्यूज करवा दूं रात को, क्योंकि मुझे वो पहले पढ़ने पड़ेंगे सारे। ठीक है, हम लोग इसके थोड़े से रह गए। नो, इसके थोड़े से रह गए, 103 हो गए ना, तो 180 कुछ है, 196। तो 96 इसके, और 100 जो है ना हम सर्जरी के कर लेंगे। नो, चलें ठीक है, सिर्फ इसी के हम लोग एमसीक्यूज कर लेंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं है। चलिए बच्चों, कोई क्वेश्चन कुछ रिपीट करना है, कुछ पूछना है? डॉक्टर आलिया, ये जो लास्ट में आपने बताया ना कार्डियोमायोपैथी, इसका रिपीट कर दे। अच्छा, जो देखिए कैल्शियम जो रिलीज होता है ना, वो आपका ये सार्कोप्लाज्म से रिलीज हो रहा होता है, ठीक है, और फिर ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी करवा रहा होता है, और ठीक है, ऑफ कोर्स फिर जो है ना ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी करवाता है। तो जो एज के साथ है ना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एबिलिटी ही कैल्शियम रिलीज करने की कम हो जाती है, एज के साथ आपकी जो है सेलुलर एक्टिविटीज डिक्रीज करती हैं। तो विद एज जो है ना इम्पेयर ये इसकी डिक्रीज हो जाती है, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एबिलिटी टू रिलीज कैल्शियम। कैल्शियम रिलीज नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज कर जाएगी आपकी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज कर जाएगी तो स्टिफनेस इंक्रीज कर जाती है आपकी। तो कार्डियोमायोपैथीज में यही होता है ना, आपकी वो थिक हो जाती है या वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कम्प्लीटली कर पा रही होती। तो ये एज रिलेटेड जो है कार्डियोमायोपैथीज जो होती हैं आपकी कैल्शियम की वजह से हो रही होती हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। ठीक है, एनीथिंग एल्स बच्चों? चलिए मीटिंग एंड करते हैं। अगर आप लोगों को फिर भी मैं पढ़ लूंगी, अगर आप लोगों में स्टेमिना हुआ तो हम सर्जरी के कर लेंगे, वरना आज मेडिसिन करके खत्म करते हैं। फिर भी जो है आपके 4 डे 4 डेज ही लगेंगे इंशाल्लाह, 2 पेपर हम करेंगे।